नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल थ्योरी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च चाल वाले अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। उच्च चाल वाले जो रोटर होते वो अल्टरनेटर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उच्च चाल वाले अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। जो उच्च चाल वाले अल्टरनेटर होते हैं उनके लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा सैलिएंट प्रकार, बी दे रखा स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार, सी दे रखा ए और बी दोनों, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च चाल वाले के लिए होता है स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर प्रयोग में लिया जाता है उच्च चाल वाले अल्टरनेटर के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर क्या फीड करता है। एक फीडर पावर क्या फीड करता है ट्रांसमिशन सिस्टम में। ऑप्शन दे रखा है पावर प्लांट, सब स्टेशन, या मिसप्रिंट है, सब स्टेशन है। पावर प्लांट, सब स्टेशन, सर्विसमैन, जनरेटिंग सब स्टेशन, या डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो राइट आंसर बताना क्या होगा। एक पावर फीडर पावर क्या फीड करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुष्क सेल का ईएमएफ होता है कितना होता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल बताना है। ड्राई सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्टेज होता है। क्या होता है, 1.5 वोल्टेज होता है शुष्क सेल का ईएमएफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, उच्च वोल्टेज एचआरसी कार्ट्रिज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है। जो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज प्रकार का फ्यूज होता है उसका उपयोग कब किया जाता है। 11 kV के लिए, 33 kV के लिए, 66 kV के लिए, या 132 kV के लिए। तो कब किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 kV के लिए एचआरसी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी रेक्टिफायर के आउटपुट में उपस्थित एसी के अवयव क्या कहलाते हैं। जो रेक्टिफायर होता है उसके आउटपुट में उपस्थित एसी के अल्टरनेटिंग करंट के अवयव क्या कहलाते हैं। ट्रिपल ए, रिपल ए, पल्स, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एसी के अवयव रिपल कहलाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्विस कनेक्शन में एरियल फ्यूज लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो सर्विस कनेक्शन होता है उसमें एरियल फ्यूज लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटर की सुरक्षा करना, बी दे रखा सर्विस लाइन को बचाना, सी दे रखा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सुरक्षा के लिए, डी दे रखा ऊर्जा मीटर की सुरक्षा के लिए। तो इनमें से एरियल फ्यूज लगाने का प्राथमिक कार्य क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस लाइन को बचाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेगर की घूर्णन क्षमता कितनी होती है। मेगर की घूर्णन गति कितनी होती है। 80 आरपीएम, 120 आरपीएम, 160 आरपीएम, या 180 आरपीएम। तो मेगर होता है उसकी घूर्णन गति कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 आरपीएम। कितनी होती है, 160 आरपीएम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, चल कुंडली यंत्र अर्थात मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं। चल कुंडली यंत्र होते हैं वे कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, स्थिर विद्युत प्रभाव पर, या ऊष्मीय विद्युत प्रभाव पर, या रासायनिक प्रभाव पर। तो चल कुंडली अर्थात मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे किस प्रभाव पर, किस इफेक्ट पर काम करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, संचरण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है। संचरण लाइन होती है उसमें झोल किस पर निर्भर करता है। स्पान लंबाई पर, चालक के भार पर, या चालक में तनाव पर, या उपरोक्त सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा झोल पर निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर, अर्थात स्पान लंबाई पर भी करता है, चालक के भार पर भी करता है, चालक में तनाव पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा 220 kV संचरण लाइन के फेज चालकों के मध्य गैप
लगभग कितना होता है? 220 केवी की संचरण लाइन होती है, उसके फेज चालकों के मध्य का गैप लगभग कितना होता है? 2 मीटर का, 4.5 मीटर का, 6 मीटर का या 7.5 मीटर का? तो 220 केवी संचरण लाइन के फेज चालकों के मध्य गैप कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर का होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, चुंबकीय हबिवा की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसकी इकाई क्या होती है? हेनरी, टेस्ला, वेबर या वेबर मीटर? तो राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर क्या होता है? ऊर्जा अंतर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों एक अर्धचालक होता है, उसकी संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी में के बीच में ऊर्जा अंतर होता है, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? एक न्यूटन मीटर होता है, वह किसके बराबर होता है? 1 जूल सेकंड के, 1 वाट के, ये वो भी दोनों के, या 1 जूल के? तो करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। 1 न्यूटन मीटर होता है, वह किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक न्यूटन मीटर होता है, वह होता है 1 जूल के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता? इनमें से किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता है? एल्यूमिनियम का, रबर का, कागज का या अब्रक का? राइट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक तापमान गुणांक अर्थात नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका नहीं होता है? क्या बताना है किसका नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा खालिस्तान की कोटि में होती है? माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, किलो एम्पियर या एम्पियर? तो एक क्रिस्टल डायोड होता है, उसके व्युत्क्रम धारा किस कोटि में होती है? इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो एम्पियर में। किस में होती है? माइक्रो एम्पियर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, सामान्य उत्तेजन वाली सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर होता है कितना होता है? पश्चगामी, अग्रगामी, शून्य या इकाई? तो कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चगामी होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है। एक सामान्य उत्तेजन वाली सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? जब एक विद्युत धारा धात्विक करंट अर्थात धात्विक चालक से होकर गुजरती है तो इसका तापमान किस कारण से बढ़ जाता है? मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा, मूल परमाणुओं से चालन, इलेक्ट्रॉनों के निर्गम। ऑप्शन बी दे रखा, धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव। सी दे रखा, संचालन, इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी टकराव। डी दे रखा, चालन, इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि जब विद्युत धारा धात्विक चालक से होकर गुजरती है तो तापमान बढ़ जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन, इलेक्ट्रॉनों और परमाणु के बीच टकराव के कारण तापमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह कौन सा उपकरण है जिसमें बीजेटी और मोसफेट दोनों के लाभ होते हैं? बीजेटी और मोसफेट दोनों के लाभ कौन से में होता है? ट्राइक में, आईजीबीटी में, एससीआर में या एमसीटी में? तो राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईजीबीटी में होता है। किस में होता है? आईजीबीटी में होता है। बीजेटी व मोसफेट दोनों के लाभ होते हैं, दोनों के गुण होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, सबसे अधिक लोकप्रिय आईसी किस प्रकार की होती है? सबसे अधिक लोकप्रिय आईसी कौन सी होती है? पतली परत, हाइब्रिड, मोटी परत या मोनोलिथिक? राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोलिथिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, दिष्ट धारा जनित्र में इंटरपोल की पोलैरिटी होनी चाहिए अर्थात इंटरपोल की ध्रुवता कैसी होनी चाहिए? केवल उत्तर ध्रुव, बी दे रखा केवल दक्षिणी ध्रुव, सी दे रखा घूमने की दिशा में पीछे वाले मुख्य ध्रुव के समान,
डी दे रखा है घूमने की दिशा में आगे वाले ध्रुव के समान, यहाँ समान है, मिसप्रिंट है। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमने की दिशा में आगे वाले ध्रुव के समान होनी चाहिए। ध्रुवता क्या होनी चाहिए, घूमने की दिशा में आगे वाले ध्रुव के समान होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा सोलर सेल मूलतः होते हैं फोटोडायोड, एलईडी, फोटो कंडक्टर सेल या फोटो ट्रांजिस्टर। तो सोलर सेल होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो डायोड होते हैं। क्या होते हैं, फोटो डायोड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कम्यूटेटर का ब्रश के ऊपर कम ब्रश संपर्क का कारण क्या है। कम्यूटेटर का ब्रश के ऊपर कम ब्रश संपर्क का कारण मुख्य क्या है। ऑप्शन ए दे रखा कम्यूटेटर राइजर में खुला परिपथ, बी दे रखा कम्यूटेटर राइजर में लघु परिपथ होना, सी दे रखा कम ब्रश तनाव, डी दे रखा उच्च ब्रश तनाव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम ब्रश तनाव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा जनित्र अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है। इनमें से कौन सा जनित्र है जो अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है, वोल्टेज जनरेट कर सकता है। ऑप्शन ए दे रखा पृथक उत्तेजित जनित्र, बी दे रखा संयुक्त जनित्र, सी दे रखा संट जनित्र, डी दे रखा सरणि जनित्र। तो इनमें से कौन सा जनित्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पृथक उत्तेजित जनित्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर करोड़ में उपयोग होने वाली करोड़ होती है, कौन सी करोड़ होती है। उच्च चुंबकशीलता युक्त करोड़, उच्च सिलिकॉन युक्त, निम्न हिस्टैरिसीस हानियों वाली या उपरोक्त सभी। तो किस प्रकार की करोड़ होती है ट्रांसफार्मर करोड़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात उच्च चुंबकशीलता युक्त करोड़ भी होनी चाहिए, उच्च सिलिकॉन युक्त भी होनी चाहिए व निम्न हिस्टैरिसीस हानियों वाली भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता को क्या कहते हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता को क्या कहा जाता है, धारा दक्षता, शक्ति दक्षता, ऊर्जा दक्षता या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा दक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा दक्षता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में अस्थिर प्रकार की क्षतियां होती है, अस्थिर प्रकार की हानियां कौन सी होती है, ताम्र क्षति, लोह क्षति, यांत्रिक क्षति या उपरोक्त सभी। तो किस प्रकार की हानियां अस्थिर हानियां होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस। क्या होता है, कॉपर लॉस अस्थिर प्रकार की हानियां होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिकतर की जाती है, किस में की जाती है, किस मोटर में रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिकतर की जाती है। स्लिप्ड फेज मोटर में, कैपेसिटर परमानेंट मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में या उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर बताना है किसमें रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिकतर की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, स्लिप्ड फेज मोटर में भी, कैपेसिटर स्थायी मोटर में भी व कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा दीवार की घड़ी में मोटर लगाई जाती है, दीवार की घड़ी होती है उसमें कौन सी मोटर लगाई जाती है, शेडेड पोल, कैपेसिटर रन मोटर, यूनिवर्सल मोटर या रिपल्सन मोटर। तो दीवार की घड़ी होती है उसमें कौन सी मोटर लगाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेडेड पोल मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन सी मोटर है जो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करेगी, इनमें से कौन सी मोटर है जो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करेगी। ऑप्शन ए दे रखा यूनिवर्सल मोटर, बी दे रखा कैपेसिटर मोटर, सी दे रखा शेडेड पोल मोटर, डी दे रखा रिपल्सन मोटर। तो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने वाली मोटर कौन सी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए दे रखा सीरीज जनरेटर, बी दे रखा शंट जनरेटर, सी दे रखा बैटरी, डी दे रखा कोई नहीं। तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर सामान्यतः कौन सा होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट जनरेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।